हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसाइड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 12th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। ये एक सैंपल पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके लिए इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर किस तरीके का डिजाइन किया जाता है और कितने मार्क्स का ये हर एक क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जाते हैं, और साथ के साथ पूरा डिटेल क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा कि किस तरह से आपको मार्क्स वगैरह भी दिए जाते हैं। यानी क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, साथ के साथ इसके आंसर भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आप आंसर राइटिंग करते टाइम आपको ध्यान रहे कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो इस बार जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ये 2 आवर का होने वाला है, यानी 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स जो आपके एग्जाम का होगा वो 40 मार्क्स का होने वाला है। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसे 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए आपका रीडिंग का है, सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल का है, सेक्शन सी आपका अप्लाइड ग्रामर का है, सेक्शन डी आपका लिटरेचर का है, और सेक्शन ई आपका फिक्शन का है। अगर मार्क्स की बात करें तो सेक्शन ए आपका 14 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपका 5 मार्क्स का है, सेक्शन सी आपका 5 मार्क्स का है, सेक्शन डी आपका 11 मार्क्स का है, और सेक्शन ई आपका 5 मार्क्स का है। तो इस तरह से टोटल आपका ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। उम्मीद करता हूं यहां तक की जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन भी रीड करेंगे और उसके साथ साथ मैं आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है वो सारी बातें आपको बताऊंगा। तो जो सेक्शन ए है आपका, सेक्शन ए के अंदर आपको एक पैसेज दिया जाएगा, और ये जो पैसेज है लॉन्ग पैसेज है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो क्वेश्चन में मेंशन किया गया, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि पहले आपको ये पैसेज पूरा रीड करना है, और रीड करने के बाद इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उन क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। और ये कंप्लीट जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये 8 मार्क्स का है। तो ये जो पूरा कंप्लीट पैसेज है इसका ये फर्स्ट पैराग्राफ है, उसके बाद नेक्स्ट आपका ये सेकंड पैराग्राफ है, और उसके बाद ये आपका थर्ड पैराग्राफ है, और उसके बाद ये आपका फोर्थ पैराग्राफ है, और नीचे आपके पास ये 5th पैराग्राफ है। यानी कि 5 पैराग्राफ में ये डिवाइड किया गया। वर्ड लिमिट यहाँ पे ज्यादा होने वाली है, तो आपको जब भी प्रैक्टिस करोगे घर पे रीडिंग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, ठीक है, ताकि आप आंसर राइटिंग जब एग्जाम में करो अच्छे से कर सको। उसके बाद जब आप ये पूरा कंप्लीट पैसेज पढ़ लेंगे तो इसमें देखो यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास ये 4 क्वेश्चन फ्रेम किए गए, और उसके बाद आपके लिए है ये सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में आपके पास ये 2 क्वेश्चन फ्रेम किए गए। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द 3 of 4 क्वेश्चन। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चंस गिवन है, लेकिन आपको ये 4 क्वेश्चंस नहीं करने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं। जैसे पार्ट ए, बी, सी, डी 4 क्वेश्चंस है, तो कोई भी 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक आप स्किप कर दोगे। अगर मार्क्स की बात करें तो 3 क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, तो कुल मिला के ये 6 मार्क्स का आपका ये पूरा फर्स्ट पार्ट होने वाला है। अब देखो, जैसे आप ये पूरा कंप्लीट पैसेज रीड कर लोगे, मैं तो ये कहूंगा वीडियो को पॉज करके अच्छे से पूरा जो पैसेज है इसे रीड कर लो, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ यहाँ जो है यहाँ पे मेंशन है, फिर उसके थर्ड, फोर्थ और 5th पैराग्राफ ये यहाँ पे मेंशन है, तो इसे अच्छे से रीड कर लो, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद जब आप ये कंप्लीट रीडिंग कर लोगे, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन रीड करना है। इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड फिशरमैन स्टार्ट फिशिंग इन द रिवर। जो फिशरमैन है वो रिवर के अंदर फिशिंग वर्क स्टार्ट क्यों करता है, वो ये आपसे पूछा जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है, हाउ डिड द फिशरमैन स्पेंड द डे बिफोर ही मेट कहा। कहा से मिलने से पहले फिशरमैन किस तरह से अपना डे स्पेंड करता था, दिन कैसे बिताता था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट सी पार्ट में, हाउ डिड द फिशरमैन बिट्रे कहा, कि जो फिशरमैन था वो बिट्रेट कैसे करता था कहा को, ये आपको बताना है। और फाइनली डी पार्ट में आपसे बोला जा रहा है, why was the fisherman doubtful about revealing information about कहा to the country। क्यों कहा की इंफॉर्मेशन सबको बताने यानी कि रिवील करने से पहले डाउटफुल क्यों था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं। अब इसके आंसर कैसे कर रहे हैं अब वो जरा देख लो। देखो, जब भी आप आंसर करोगे तो ये कुछ सैंपल आंसर आपके पास है। ये ए का आंसर है, बी का आंसर है, उसके बाद ये सी का आंसर है, और उसके बाद ये डी का आंसर है। तो ये एक सैंपल आंसर है जो आप स्क्रीन से रीड कर सकते हो, और इसके अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में, योर ओन वर्ड में आप इसे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। एक सैंपल आंसर मैंने आपके स्क्रीन पर रख दिया है ताकि आप देख लो कि भी इस टाइप का आंसर होना चाहिए। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपके आंसर में होने चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर है जब आपको मार्क्स दे तो इन सारी चीजों को देखे कि हाँ भाई ये चीज आपने मेंशन की है कि नहीं की है, ये चीजें आपके आंसर में देखी जाएगी।
उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है पिक आउट द वर्ड्स phrases फ्रॉम द पैसेज विच आर अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टू द फॉलोइंग। अब ये जो वर्ड आपके पास है, अब इससे बोला जा रहा है इसका आपको अपोजिट मीनिंग निकालना है। यानी कि देखो आप दो चीजें पढ़ते हो, एक एंटोनिम्स पढ़ते हो, एक सिनोनिम्स पढ़ते हो। तो एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है, अपोजिट वर्ड वाले। तो एग्जाम में एंटोनिम से रिलेटेड भी आ सकता है, सिनोनिम से रिलेटेड भी आ सकता है। आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को। तो टेक ऑफ जो वर्ड है, ये पैरा फर्स्ट में, यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ, यानी कि इसके अंदर से टेक ऑफ की मीनिंग क्या है, ये आपको यहां से पिक करना है। ठीक है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आंसर करोगे। ठीक है, जैसे अब ये देखो, ये जो वर्ड है अलाइटेड, ये इसकी अपोजिट मीनिंग होगी। और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड जो है आपके पास है रेडली। अब रेडली की जो मीनिंग है आपको इसके अपोजिट ढूंढना है। और किस में से ढूंढना है, पैराग्राफ फोर्थ में ढूंढना है। तो पैराग्राफ फोर्थ जो है आपका ये वाला है, इसके अंदर से ये इसकी अपोजिट मीनिंग ढूंढनी है। और ये जो आंसर है आपके इसके अंदर मिल जाएगा कि भी ये इसका रिलक्टेंटली इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका आंसर कर लेना है। ठीक है, ये तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर आपने ये सारी चीजें की। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास केस स्टडी। जैसे इसमें क्वेश्चन मेंशन किया गया कि क्वेश्चन नंबर 2, रीड द गिवन केस बेस्ड पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कि आपको ये केस स्टडी बेस्ड जो पैसेज है इसे आपको रीड करना है और रीड करने के बाद उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अब ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स का होने वाला है। तो आप क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लेकर के भी रीड कर सकते हो या वीडियो को स्टॉप करके पहले रीड कर लोगे। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पैराग्राफ है पूरा कंप्लीट। और उसके बाद नेक्स्ट जो है इसके आगे सेकंड पैराग्राफ ये वाला है। तो पूरे को कंप्लीटली आपको अच्छे से इसे रीड करना है। जो भी की पॉइंट्स है उसे अंडरलाइन भी कर सकते हो, मार्क कर सकते हो। और उसके बाद जैसे यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ है, इस वाले को भी आप अच्छे से रीड कर लोगे। जब पूरी कंप्लीट रीडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आफ्टर स्टडिंग द केस स्टडी ऑफ द म्यूजियम आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे ए, बी, सी और डी 4 क्वेश्चन है आपके पास, बट यू हैव टू आंसर एनी 3, कि किसी भी 3 का आप आंसर करना है। सबके आंसर नहीं करने, किसी 3 का करना है। जैसे अब इसका ए क्वेश्चन जो है उसे रीड करता हूं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द रीजन फॉर द फेवर फुटफॉल्स टू द म्यूजियम इन इंडिया। अब ये जो हमारी कंट्री के अंदर जो म्यूजियम है उसके फुटफॉल यानी कि उसके गिरने उसके की वजह क्या है अकॉर्डिंग टू ऑथर, ये आपको आंसर कर लेना है। सेकंड बी में बोला जा रहा है कि व्हाट मेजर्स आर सजेस्टेड इन द पैसेज टू मल्टीप्लाई द विजिटर इन द म्यूजियम। हमारी कंट्री में जो म्यूजियम वगैरह है वहां पे क्या होता है, जो विजिटर वगैरह है उसके नंबर्स कम हो रहे हैं। तो उसके लिए ऑथर ने क्या किया है कि आपको कुछ सजेशन दे रखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑथर जो भी सजेशंस है जो आपने इस पैसेज में रीड किया होगा वो आपको अपने आंसर में लिख देना है। और सी क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट वाज द प्रपोजिशन गिवन बाय द ए रामाचंद्रन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ क्राफ्ट म्यूजियम। कि जब क्राफ्ट म्यूजियम के अंदर ए रामाचंद्रन थे तो उन्होंने क्या प्रपोजिशन दिया था वो आपको बताना है। तो जो भी सजेशंस इनकी तरफ से प्रपोजिशन जो इन्होंने दिया था आपने जो आपने रीड किया है वो आपको इसके अंदर से बता देना है। ये आप कब बता पाओगे, जब आप इस पूरे कंप्लीट पैसेज को अच्छे से रीड कर लोगे। जब आप इसे कंप्लीटली रीड कर लोगे उसके बाद इसका आंसर आप बहुत इजीली कर पाओगे। और उसके बाद डी में आपसे बोला जा रहा है बिटवीन नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया एंड डॉक्टर भाऊ दाजीदाल म्यूजियम, विच म्यूजियम हैज मोर फुटफॉल ऑन द डे बेसिस, जस्टिफाई योर स्टैटिक्स प्रोवाइड इन द स्टडी। अब ये जो स्टडी केस स्टडी आपको गिवन है इसकी बेसिस पे 2 डिफरेंट म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली और डॉक्टर भाऊ दाजी लाल दाद म्यूजियम जो है, इन दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है। और सबसे ज्यादा जो विजिटर कम कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे विजिटर के नंबर्स फॉल हो रहे हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन यानी कि स्टैटिक्स वगैरह देनी है। और ये जो आप आंसर करोगे अकॉर्डिंग टू पैसेज आपको करना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग नहीं करना है, जो आपने इस पैसेज को रीड किया है इसके अकॉर्डिंग आप करोगे। तो ये अगर आप थर्ड पैसेज ठीक से पढ़ोगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये तो बात रही क्वेश्चंस की। अब उसके बाद इसके आंसर आप किस तरह से दे सकते हो, जरा देखो। ये कुछ सैंपल आंसर है, यानी कि आंसर के अंदर जो की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप आंसर को और अच्छा कर सको। जैसे फर्स्ट में था, तो फर्स्ट जो ए वाला जो क्वेश्चन था उसके आंसर में आप ये कुछ की पॉइंट्स है जो आप मेंशन जरूर करना। उसके बाद जो बी क्वेश्चन था, यानी कि देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि जो सजेशंस गिवन थे उसके रिगार्डिंग में आप ये कुछ सजेशंस जो है आप मेंशन कर सकते हो।
और उसके बाद थर्ड में आपसे बोला गया था कि प्रोपोजिशन क्या क्या रामचंद्रन ने दिया था, वो आपको बताना है। तो वो आप यहां से बता सकते हो सी वाले आंसर से। और डी में आपको जो स्टैटिक्स देना था कि नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली और दाऊ भावजी म्यूजियम जो है, इन दोनों के बीच में ये इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। यानी कि आपको आंसर तो भी अपने अकॉर्डिंग ही करना है, बट मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं कि इसे आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ, क्रिएटिव राइटिंग स्किल के ऊपर। तो देखो इसके अंदर आपके लिए है ये क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। और इसके अंदर आपको एक इंटरनल चॉइस भी गिवन है, यानी आप चाहे तो ए वाला कर लो चाहे तो बी वाला कर लो, ये आपके पास चॉइस होने वाली है। देखो क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द टू क्वेश्चंस गिवन इन अबाउट 120 to 150 वर्ड, कि आपको इस वर्ड लिमिट के अंदर आपको आंसर करना है। कोई भी एक कर सकते हो, दोनों करने की जरूरत नहीं है। तो पहले हम ए पार्ट देख लेते हैं। टीनेजर आर नेवर टू यंग टू टीच अदर अ थिंग और टू बी इट अबाउट टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट। कि जो टीनेजर होते हैं, टीनेजर का मतलब होता है जिनकी एज 13 ईयर से लेकर के 19 ईयर के बीच में होती है, उन्हें टीनेजर बोला जाता है। कि वो कभी छोटे नहीं होते हैं अगर वो किसी को कुछ सिखाएं। खासतौर पे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी, जैसे आपको स्मार्टफोन आता है या कोई न्यू इक्विपमेंट गैजेट वगैरह आते हैं, तो टीनेजर बहुत जल्दी सीखते हैं। बड़े लोग या बच्चे लोग कम सीखते हैं या देर से सीखते हैं, बट ये जल्दी सीख जाते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर आपसे बोला जा रहा है कि दिस इज द टॉपिक ऑफ विच Srin or Sarad, the head boy or head girl of your school, has to deliver a speech on during the morning assembly. Write the speech within the given word limit. अब ये जो word limit आपको given है 120 to 150 वर्ड, इस वर्ड लिमिट के अंदर आपको एक स्पीच लिखना है इस टॉपिक के ऊपर। सपोज इफ यू आर अ बॉय तो आपका नाम क्या हो जाएगा, शरद हो जाएगा। इफ यू आर अ गर्ल देन योर नेम विल बी सिरिन। तो इस नाम को यूज करके आपको क्या करना है, एक स्पीच तैयार करनी है जो वर्ड लिमिट आपको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन भी है। तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास बी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि रिसेंटली योर स्कूल हेल्ड अ सेमिनार ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर as part of World Water Day celebration. As a head boy, head girl of your school who participated in the event, write a report for your school magazine in 120 to 150 word. You are Ravi or Ravina. कि suppose कर लो if you are boy then your name is Ravi, if you are girl then your name will be Ravina. कि ये आपका नाम है और आप अपने स्कूल के हेड बॉय या फिर हेड गर्ल है और आपको एक टॉपिक दिया गया है। और टॉपिक क्या है कि भी ये जो वर्ल्ड वाटर डे है उसके सेलिब्रेशन के ऊपर आपके स्कूल में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप वाटर वगैरह को सेव कर सको और उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और इसके रिगार्डिंग में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। किसके लिए, अपने स्कूल मैगजीन के लिए। तो वर्ड लिमिट आपको मेंशन किया गया है कि 120 से 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट में तो आपने क्या किया, स्पीच लिखा है। ठीक है, स्पीच लिखने के लिए बोला जा रहा है। और सेकंड में आपसे क्या बोला जा रहा है कि आपको रिपोर्ट लिखना है। अब देखो कुछ की पॉइंट्स है जो मैं आपको दोनों क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर लिख सकते हैं। ध्यान रहे वर्ड लिमिट क्या होना चाहिए, 120 से 150 वर्ड का होना चाहिए। ठीक है, तो आप उस चीज का आपको ध्यान रखना है। सपोज अगर आप लोग मान लो फर्स्ट वाले ए पार्ट की बात है, स्पीच के बारे में लिख रहे हो, तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखनी है, या फिर रिपोर्ट लिख रहे हो तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, वो चीजें आप इधर देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप ये राइटिंग स्किल वाले क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखो किस किस चीजों के ऊपर मार्क्स होता है कि आपका फॉर्मेट पक्का होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। फॉर्मेट के 1 मार्क्स होते हैं जिसमें हेडिंग हो सकती है, लाइन हो सकती है, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। और जो आपका कंटेंट होता है उसके आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। और उसके बाद जो भी आपका एक्सप्रेशन होता है, यानी जोन सी बातें आप उसके अंदर बता रहे हो उसके आपके 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन के, जिसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी ये छोटी छोटी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। अब देखो जैसे अब इसके अंदर बोला गया था आपसे कि अगर आप सपोज स्पीच लिख रहे हो तो स्पीच के अंदर ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पेरेंट्स को किस तरह से हेल्प कर सकते हो। ठीक है, और बाकी सारी चीजें, जैसे अब एक टीनेजर है ग्रेटा थुनबर्ग, तो इसने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे चीजें इसने की है इस बच्ची ने। ठीक है, तो इसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में कि उसके बाद गवर्नमेंट वगैरह जो है रूल रेगुलेशन भी चेंज करने पर तैयार हो गई थी। तो ये अपने स्पीच के अंदर आप पॉइंट्स बना के मेंशन कर सकते हो। उसके बाद सपोज अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हो तो रिपोर्ट में आपको ध्यान रखना है कि डेट, टाइम,
वेन्यू, चीफ गेस्ट, ये सारी चीजें आप जरूर इंक्लूड करो। और जो आपकी जो लैंग्वेज होगी, यानी जो आपका आंसर होगा इसके अंदर, वो पैसिव वॉइस में होना चाहिए, फॉर्मल टोन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान रखते हो तब जाके आपको इस 5 में से 5 मार्क्स यानी कि पूरे कंप्लीट मार्क्स आपको आंसर के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, घर पे भी जो लिख को देखोगे, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है अपने राइटिंग स्किल के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपका जो सेक्शन है अप्लाइड ग्रामर के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली 6 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। देखो ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकेंड है आपका, उसके बाद नेक्स्ट आपका ये थर्ड है, और थर्ड के बाद नेक्स्ट आपका ये फोर्थ है, और फोर्थ के बाद ये फिफ्थ है, और ये सिक्स है। और इन सब में आपके पास फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चंस गिवन है। अब जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या बोला जा रहा है, पहले इसे कंप्लीटली रीड कर लेते हैं कि कंप्लीट द सेकेंड सेंटेंस सो दैट it has a similar meaning to the first sentence. Following the direction given in the each question, answer any 5 out of the given 6 question. यानी कि 6 पार्ट आपको गिवन है, बट यू हैव टू डू एनी 5, कि किसी भी 5 क्वेश्चंस को आपको करना है। अब देखो 5 मार्क्स का है तो आप समझ गए होंगे कि हर एक पार्ट के 1 मार्क्स होने वाले हैं। 6 क्वेश्चन नहीं करने हैं आपको, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन यानी कि 5 पार्ट ही करने हैं। तो जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। कैसे करना है इसके रिगार्डिंग में आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी गिवन है। तो जैसे ये सेंटेंस गिवन है, इस सेंटेंस के सिमिलर मीनिंग वाला सेंटेंस नीचे आपको कंप्लीट करनी है। और जो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको गिवन है कि यूज अनलेस, तो अनलेस वर्ड को यूज करके इस सेंटेंस को इस तरह से कंप्लीट करनी है कि जो मीनिंग है यहाँ पे वो मीनिंग यहाँ पे आना चाहिए। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है आपको वर्ड यूज करना है मेट। अब यहाँ पे इस तरह से यूज करना है जो यहाँ पे जो सेंटेंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग की मीनिंग यहाँ पे आ जाए। और थर्ड में आपसे वर्ड बोला जा रहा है रेफर यूज करो वर्ड और इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। तो पहले ये फर्स्ट सेंटेंस रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे आप इसे कंप्लीट करोगे। सिमिलरली अगर फोर्थ में बात करें तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है आपको वर्ड यूज करना है एज, कि एज को यूज करो और इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। लेकिन पहले आप ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट पढ़ लो। उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ में एफर्ट। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस रीड करोगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने आंसर में एफर्ट वर्ड यूज करके इसे पूरा कंप्लीट कर लोगे। और फाइनली लास्ट में आपके पास है जो वर्ड लेस। तो लेस वर्ड को यूज करना है इस सेंटेंस को रीड करने के बाद और इस फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से 6 गिवन है बट यू हैव टू डू ओनली 5, यानी कि एक आप स्किप कर सकते हो इसके अंदर से, ठीक है। अब किस तरह से, देखो पहले एक एक करके आप क्या करोगे, सारे सेंटेंस को रीड कर लोगे और उसके बाद जो वर्ड आपको गिवन है इस वर्ड का आपको आंसर लिखना है। देखो मैंने क्या किया हुआ आपके लिए एक हेल्प के लिए कि किस तरह से इसे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। एक आइडियल आंसर, एक डेमो के रूप में आंसर मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो ताकि आप इसे इजिली कर सके। अब देखो यहाँ पे अनलेस यूज किया गया है, ठीक है, इसे कंप्लीट करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट में आपसे क्या बोला गया था कि अनलेस कैसे यूज करोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपसे मेट वर्ड यूज करने के लिए बोला गया, तो ठीक है मेट वर्ड यहाँ पे यूज कर लिया गया। उसके रेफर यूज करने के लिए बोला था तो रेफर हो गया। एज बोला गया, एज यूज कर लिया इस तरह से। एफर्ड वर्ड बोला था, एफर्ड यूज कर लिया। और फाइनली लास्ट में आपसे जो बोला गया था वो वर्ड क्या था, लेस बोला गया था। तो लेस वर्ड आपका ये रहा। तो इस तरह से आप ये सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ग्रामर की प्रैक्टिस अगर आपने अच्छे से कर रखी है तो कुछ इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनको आप इजिली यूज करके कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो और ताकि आप एग्जाम में भी अच्छी तरह से स्कोर कर सको। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन और जो सेक्शन है आपका ये होगा लिटरेचर वाला सेक्शन। इसके अंदर आपके पास 30 से 40 वर्ड लिमिट के अंदर आपको आंसर करना है। यह क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला जा रहा है आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स। देखो यहाँ पे ए और बी ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2 मार्क्स का होने वाला है। पहले मैं इसका ए पार्ट रीड करता हूँ। व्हाई डिड डॉक्टर मार्गोलिन नॉट वांट टू हिज वाइफ टू अकम्पनी हिज टू द वेडिंग। वो किसी वेडिंग में जा रहे थे तो वो क्यों नहीं चाहते थे कि वो अपनी वाइफ को अपने साथ लेके जाए, उसके पीछे क्या रीजन था ये आपको बताना है। और सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है व्हाट वर द पर्सनैलिटी ट्रेट दैट एंडर्ड डॉक्टर मार्गोलिन टू अदर इन हिज कम्युनिटी, कि उसकी कम्युनिटी के जो लोग थे किस तरह की उनकी पर्सनैलिटी थी, ट्रेट थे, वो आपको इसके अंदर बताना है। तो इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो आप बता सकते हैं। अब देखो अगर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर लिखवाना हो तो इसके आंसर में कुछ पहले एक बार 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लें, फिर सारे क्वेश्चन के आंसर एक बार में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से करते हैं। तो पहले मैं इस बार 6 वाले को भी और डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आपको इसके आंसर कैसे लिखे जा सकते हैं वो मैं आपको
बताऊंगा। अब देखो 6 क्वेश्चन में कि आंसर एनी 2 आउट ऑफ 3 क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड। अब देखो यहाँ पे वर्ड लिमिट आपके पास 30 to 40 वर्ड है, बट यहाँ पे वर्ड लिमिट आपके पास 40 to 50 वर्ड है। वर्ड लिमिट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि एनी 2 यानी कि 3 क्वेश्चंस गिवन है, बट यू हैव टू डू ओनली 2 क्वेश्चन। ठीक है, और मार्क्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इस तरह से ये 6 मार्क्स का होने वाला है। यानी ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप क्या करोगे, 3 मार्क्स के हिसाब से आंसर लिखोगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लास्टरीज ऑफ समर। तो इसकी क्या मीनिंग आप समझ रहे हो, तो इस मीनिंग को आपको इसके अंदर बताना है। और सेकंड में आपसे बोला जा रहा है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम टाइम एंड अगेन। अब आपकी बुक के अंदर एक पोएम था, इसका जो सेंट्रल थीम क्या था इस पोएम का, ये आपको बता देना है। और नेक्स्ट सी पार्ट में बोला जा रहा है ड्रॉ आउट द कंट्रास्ट बिटवीन द लाइफ लाइन्स ऑफ द स्वान एंड ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ और स्वान की जो लाइफ लाइन है, इन दोनों के बीच में क्या कंट्रास्ट है ये आपको बताना है। तो इन तीनों में से किसी भी दो को करना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो आंसर आप कर सकते हो। बस आपको इंश्योर कर लेना है कि जो आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए वो 40 to 50 वर्ड में होनी चाहिए। अब मैं डिटेल में 5th का भी और 6th के भी की पॉइंट्स बताता हूं जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 5th वाले में। तो जो लिटरेचर में जो 5th क्वेश्चन है इसका ए पार्ट है, तो उसमें आप कह सकते हो जो उनकी वाइफ के बारे में कि उन्हें कोई ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है जहां उनकी एम्बेरसमेंट हो सकता है, तो इस वजह से वो अपनी वाइफ को ले जाना नहीं चाहता था। तो ये आप रीजन बता सकते हो। और सेकंड में उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कि वो पुअर ओरिजिन से थे, और बहुत सारी चीजें उनके चाइल्डहुड के बारे में जो ट्रेट्स थे, ये सारी चीजें आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो। देखो ये पूरा कंप्लीट आंसर नहीं है, बट आंसर के अंदर की पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। आंसर तो देखो आप अपने वर्ड्स में अपने अकॉर्डिंग ही लिखना है, बट यहाँ पे मैं आपको एक सजेशंस दे रहा हूँ कि ये आंसर आप यूज कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग के टाइम पे, कीवर्ड्स है। ठीक है, और 6 क्वेश्चन का जो ए पार्ट है तो उसके अंदर आप कीवर्ड्स मैंने आपको यहाँ दे दिए जिसे आप रीड कर सकते थे, करके अपना आंसर लिख सकते हो। सिमिलरली बी का आपको यहाँ पे मेंशन है और सी का आपको यहाँ पे मेंशन है। तो ये जो पोएम आपने पढ़ा था उसका जो सेंट्रल थीम है उसके अंदर ये सारी बातें आप मेंशन कर सकते हो। और जो कंट्रास्ट बिटवीन 2 पर्सन जो बोला गया स्वान की लाइफ में ह्यूमन लाइफ के बीच में, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ये एक बार इसे अच्छे से रीड कर लो, और रीड करने के बाद बिना देखे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, और फिर मिला के देखना कि ये कीवर्ड्स आपने यूज किए या नहीं किए। क्योंकि एग्जाम से पहले अगर आप ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तब जाके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो इन वीडियो के अंदर आप ये स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर लिया, 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, और 7 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है आंसर एनी वन आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इन 40 to 50 वर्ड। अब देखो वर्ड लिमिट आपको मेंशन किया गया है कि 40 to 50 वर्ड में करना है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 3 मार्क्स का है। यहाँ पे ए पार्ट भी गिवन है, बी पार्ट भी गिवन है, और बीच में आपसे इंटरनल चॉइस भी गिवन है कि आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। तो फर्स्ट ए पार्ट में बोला जा रहा है व्हाट डज द ऑथर मीन्स बाय। अब देखो ऑथर ने की जो मीनिंग है इसके की मीनिंग आपको इसके अंदर बताना है। जो आपने ये जो नोबल पढ़ा था कि द नोबल ऑफ ट्रेमुलेशन, इसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेमुलेशन ऑन अदर, ठीक है, ये अदर, इसकी क्या मीनिंग आप समझ पा रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर, ये आपको बताना है इसके अंदर। और सेकंड में आपसे बोला जा रहा है व्हाट अप्रहेंशन डज इन ग्राम लीबर रिगार्ड द कंटेम्प्रेरी फिल्म इंडस्ट्री। तो इसके रिगार्डिंग में जो भी चीज आप समझ पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। और इसके भी की पॉइंट्स कुछ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ए पार्ट के बारे में आप ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप यूज करके अपना आंसर लिख सकते हो। बी के बारे में आपके पास यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जिसे यूज करके आप आंसर लिख सकते हो। देखो ये कंप्लीट आंसर नहीं है, बस कीवर्ड है, आपको इसे अपने सेंटेंस में यूज करके प्रॉपरली अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसे अच्छे से रीड करो, इसमें से कुछ पॉइंट्स आप पिक करो, उसके अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन बोला गया है फिर आप इसे आंसर राइटिंग में यूज कर लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा आंसर नहीं दे रहे हैं सर हमें कुछ सेंटेंस को की पॉइंट्स ही दे रहे हैं जिसे हमें यूज करके अपना आंसर लिखना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे चॉइस है। देखो A B C D यानी कि 4 क्वेश्चन है, और इन 4 क्वेश्चन में से आपसे बोला जा रहा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 to 150 वर्ड, कि 120 से 150 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर करना है।
तो ये जो वर्ड लिमिट है, इस वर्ड लिमिट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है अपने आंसर में। और ये जो क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स का है। तो एक एक करके पहले तो सारे क्वेश्चन आप रीड कर लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो आपने नोवेल पढ़ा था अ टाइगर ऑफ मालगुडी, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और सेकंड आपका जो क्वेश्चन है ये भी इसी में से पूछा जा रहा है, अ टाइगर फ्रॉम फॉर ए मालगुडी। तो इसके अंदर से भी 2 क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर लिए गए। और उसके बाद नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है द नोवेल्स ऑफ आर के नारायण। आर के नारायण ने तो वैसे बहुत सारे नोवेल्स लिखे हैं, उनमें से एक नोवेल है जिसके अंदर आपको ये टॉपिक भी मेंशन किया गया है कि कोलकाता राइटर्स वर्शिप पब्लिकेशन 1973 में जो ये बुक पब्लिश हुई थी उसके बारे में बोला जा रहा है कि डिफरेंट एबिलिटी एंड वैल्यू आर अपोज्ड एंड मैच्ड until Paul become a nightmare to the Maryaga। ठीक है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो और फाइनली लास्ट में यानी कि के.आर. नारायण की जो नोवेल्स है उसके अंदर से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। और इसे पढ़ने के बाद जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको 120 से लेके 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। यहाँ मैं पूरा डिटेल में क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को स्टॉप करो, पॉज करो और अच्छे से इसे रीड कर लो। जिस क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हो उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। चारों क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। तो कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो कि आपका 5 मार्क्स का होने वाला। हाँ, मैं जाते जाते आपको क्या कर सकता हूँ, इन सारे क्वेश्चन के की पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे ए पार्ट है, उसके लिए आप ये कुछ एक्सप्रेशन है जो आप यूज कर सकते हो। उसी तरह नेक्स्ट आपका ये जो बी सी डी है, इनके लिए भी आपको मैं कुछ कीवर्ड्स आपको दे जा रहा हूं। ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट का और ये फोर्थ पार्ट का, जिसे आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो सबसे मेन चीज है, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है मैं वो बताता हूं। देखो, जो भी आप आंसर लिखोगे 5 मार्क्स वाले में, तो 3 मार्क्स का तो आपका कंटेंट, यानी कि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, कंटेंट क्या लिख रहे हो, इसके मार्क्स 3 होते हैं। 5 में से 3 मार्क्स तो आपके कंटेंट के ऊपर हो गए। ठीक है, 2 मार्क्स जो है आपके एक्सप्रेशन के ऊपर होते हैं कि किस तरह से अपने आप आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है, फ्लुएंसी है या नहीं है, वोकेबलरी आपकी है या नहीं है, कोहेरेंस आपके आंसर में है या नहीं, ये सारी चीजें देखी जाती है, जिसके बिहार पे आपको 2 मार्क्स दिए जाते हैं। और 3 मार्क्स जो भी आप कंटेंट लिखते हो उसके ऊपर। तो कुल मिला के ये 5 मार्क्स आपको किस तरह से मिलते हैं ये आपको पता लग गया। अब ये जो आंसर मैंने आपको की पॉइंट्स दिए हैं, इनको यूज करो और अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो वीडियो लाइक करके मुझे जरूर बताओ कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट की वीडियो आप देखना चाहते हो वो भी कमेंट में लिख करके जरूर बताओ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Shah, जहां आप पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन और प्रेस करो ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।